तो कि ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस के अंदर कि गाड़ी को किसी दूसरे व्हीकल के अंदर खड़ा करके लेके जाना पड़े हमें। बड़े शोरूम में आया हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये सर्विस सेंटर नहीं है। उन्होंने इस पर हमने वो पार्ट लगवाए नहीं है, इनसे असेंबल नहीं करवाए हैं, बावजूद उसके हमें उनका लेबर चार्ज 1000 रुपीज़ के आसपास देना पड़ा। मैनुअल रिकग्निशन अनअवेलेबल। आप देखो कितना पानी पानी हो रखा है यहाँ। तो इंडिया को बाय बाय बोलते हैं। और भाई सबसे ज़बरदस्त न्यूज़ तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जी राम राम जी सभी को, मनु ऑन मैप में आप सबका स्वागत है। और इंडिया से लंदन की इस रोड सीरीज़ में बहुत अमेजिंग ये जर्नी हमारी रहने वाली है आप लोगों के साथ में। और रात को हम लोगों को दोबारा एक बार नीचे जाना पड़ा था क्योंकि गाड़ी हमने जब खड़ी की थी, क्योंकि सड़क के साथ में जो स्पेस था वहाँ पे काफ़ी सारी बाइक्स खड़ी थी, जिसकी वजह से गाड़ी हमारे वहाँ पे पार्क नहीं हो सकी। तो वो जब बाइक्स वगैरह वहाँ से हट गई तो हमने अपनी गाड़ी को वहाँ पे पार्क किया। गाड़ी कहाँ पे पार्क की थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये हमारे मैंगो जो हमने रात को मतलब कि कुछ 2-3, क्योंकि खाना तो खाया नहीं फिर हमने ना, वहीं पे रास्ते में जहाँ पे टी ब्रेक लिया था उसके बाद हमने कुछ खाया नहीं। और अब जो है वो भूख लग चुकी है, तो ब्रेकफास्ट के लिए अभी चलते हैं और ब्रेकफास्ट में देखते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। और हमें जो है ये रूम लगभग 6600 का कॉस्ट किया है। 2 नाइट्स के लिए हमने इसे बुक करवाया है। और अभी ब्रेकफास्ट में देखते हैं कि हाँ क्या क्या ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं। आ चुके हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए और इनके रेस्टोरेंट का नाम है मक्खन हांडी रेस्टोरेंट। और क्योंकि हम थोड़ा सा लेट है तो रेस्टोरेंट में अभी जो है वो क्राउड नहीं है। ब्रेकफास्ट में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है इनके पास यहाँ। सबसे पहले हमने फ्रूट्स को चूज़ किया है और फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा योगर्ट ले रहे हैं। फिर उसके बाद क्या खाना है वो चूज़ करेंगे। आपने मेन्यू में तो देख लिया, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है और बड़ा पीसफुली सा है, क्योंकि अभी 10 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है, लोग जा चुके हैं। हम लोग लेट लतीफ़ थोड़ा सा पहुँचे हैं यहाँ पर। ब्रेकफास्ट करते हैं। थोड़ा सा लिया मैंने उपमा, एक मीठी ब्रेड का पीस और ये एक आलू मटर की पोटली, यहाँ का कोई स्पेशल लोकल डिश होगा। और साथ में है ऑट्स के अंदर यहाँ पे एक बर्फ़ी रखी थी कोई बहुत अच्छी सी, मैंने उसी के अंदर मिक्स कर दी। तो खा के देखते हैं कि टेस्ट कैसा जाएगा इसका। ब्रेकफास्ट में ठीक ठाक चीज़ें हैं इनके पास। मैंने फ़िलहाल अपने लिए मसाला डोसा बोलते हैं, यानी कि मसाला डोसा दे दें मुझे। डोसा आ गया हमारा और अभी डोसा सांभर इंजॉय करते फिर निकलते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह मस्त वाला कर लिया हमने और अभी जो है चलते हैं। और अभी कुछ गाड़ी का सामान लेना हमने, तो टोयोटा के शोरूम में जाएंगे, उनसे बात करेंगे। लोकेशन मैंने चेक की है इंटरनेट के ऊपर, लगभग यहाँ से जो दिखा रहा है मुझे 20 से 25 मिनट का रास्ता दिखा रहा है तो शायद 4 किलोमीटर के आसपास, बट शायद से ना ट्रैफिक ज़्यादा है जिसकी वजह से मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। और अभी चलते हैं। और कहाँ पे जाना पड़ेगा उसकी लोकेशन तो चलो गूगल की हेल्प से हमें मिल जाएगी, बट यहाँ पे सिटी में बहुत ज़्यादा क्राउड है। रात को भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी हमने रात को पार्क कहाँ पे की थी। जो सड़क पे खड़ी थी पहले और उसको हमने शिफ्ट करके कहाँ पे खड़ा किया था, ये देखिएगा। यहाँ से आपको नज़र आ रही है अपनी मस्त वाली गाड़ी, पूरी आ भी नहीं रही, देखो कितनी बड़ी है। और इसको कहाँ से हम अंदर पार्क कर सकते थे, हो ही नहीं सकता था कि गाड़ी अंदर पार्क हो जाए। रात को इनकी होटल वालों की ये यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है इससे पीछे नीचे की तरफ पार्किंग थी, बट उसमें पिलर बहुत ज़्यादा थे, हमारी गाड़ी उसके अंदर जा ही नहीं रही थी। अगर किसी तरीके से उसके अंदर खड़ी कर देते तो 3-4 लोगों की मदद के बिना उसे वैसे बाहर नहीं निकलना था। तो रात को यहाँ पे जगह अरेंज करके तो यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर दिया। गाड़ी कैसी लग रही है आपको ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं भाई। गाड़ी में बैठ के भाई मैं चाबी भूल आया था ऊपर, अनिल को जाना पड़ा ऊपर चाबी लेने के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी पूरी तपी पड़ी है। अभी गाड़ी स्टार्ट की है, 2 मिनट गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं और फिर निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ।
गाड़ी ठंडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, जिसकी वजह से गाड़ी ना पूरी तपी पड़ी थी। और अभी जो है लगभग मुझे यहाँ से दिखा रहा है 5.5 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है, जिसके लिए 19 मिनट मुझे लगने वाले हैं। और 2 चीज़ें हैं जो टोयोटा शोरूम से मुझे लेनी है। एक तो जो फ्रंट ब्रेक पैड मुझे लेने हैं, मेरे मिसिंग हो गए थे, मतलब कि लिए नहीं थे मैंने, बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे ले लेने चाहिए। एक तो फ्रंट ब्रेक पैड लेना है मुझे, और एक और चीज़ कौन सी लेनी है हमें? हाँ, वाइपर का एक सेट जो है वो भी लेना है हमें। और एक चीज़ को और एनालाइज़ करवाना है टोयोटा शोरूम में मुझे। मेरे पास एक भाई का कॉल आया था। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक एंजल की तरह आपको पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं। उन्होंने मेरा नंबर निकाला, और जो DPF रीजनरेशन से रिलेटेड इशू मैं बता रहा था कि वो आ रहा है, वो आ नहीं रहा था। एक्चुअली में मैं जानना चाह रहा था कि 4000 मीटर से जब मैं हाई एल्टीट्यूड में लगातार कुछ दिन स्टे करूँगा तो उसका DPF जो है वो रीजनरेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी में मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस के अंदर कि गाड़ी को किसी दूसरे व्हीकल के अंदर खड़ा करके लेके जाना पड़े हमें, बट हम उस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। और जो चीज़ प्रैक्टिकली है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, हाँ आपसे पहले हाइलैक्स जो है वो वहाँ गई हैं। जो प्रॉपर जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं ना, उस हाई एल्टीट्यूड वाले रूट से इंडिया की 1-2 गाड़ी गई थी, जिनके अंदर जो टोयोटा की ही गाड़ी थी, और उन गाड़ी में वो इशू आया था। उनको बार बार वो मैसेज शो कर रहा था। तो किसी ने सजेस्ट किया कि मैं टोयोटा शोरूम में चला जाऊं और उन्हें अपनी जो ये प्रॉब्लम है, मतलब कि जो जितना मुझे चलना है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, वो मैं उन्हें जाके वहाँ पे शेयर कर दूं, उन्हें बताऊं। और वो अपना एक सॉफ्टवेयर जो डिवाइस अटैच करते हैं, तो वो अटैच करने के बाद उसकी जो प्रॉब्लम वहाँ जाने के बाद आ सकती है, वो यहीं से हट के जा सकती है। तो अभी मैं जाता हूँ वहाँ पे और उन्हें अपनी जो इशू है उसके बारे में बताता हूँ, देखते हैं कि फिर क्या सोल्यूशन मुझे मिल पाए। वाराणसी का रेलवे स्टेशन ये मेरे राइट हैंड साइड में, और सुनो, वाराणसी का रेलवे स्टेशन शायद जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा क्राउड शो कर रहा था। तभी मैं सोचूं कि 5 मिनट, अभी 5 किलोमीटर रह रखा है, तभी भी मतलब कि अच्छा खासा टाइम दिखा रहा था। पहले तो ज़्यादा ही टाइम दिखा रहा था। चलो अब यहाँ पे शायद सड़क जो है वो खुल चुकी है। पहुँचते हैं फटाफट से टोयोटा और अपना काम निपटाते हैं। टोयोटा के शोरूम में जाते समय हमें रास्ते में ना गाड़ी में कुछ काम करवाना था, तो रास्ते में गाड़ी की एसेसरीज़ की शॉप हमें दिखी। और ये वाला हिस्सा, क्योंकि इसमें हमारा सामान रखा रहता है और बाई चांस अगर गाड़ी कहीं हमें बाहर खड़ी करनी पड़े तो सारा विजिबल होता है सामान गाड़ी के अंदर, क्या रखा है क्या नहीं रखा है। तो ये दोनों तरफ है विंडो ऐसी, मतलब कि जो ट्रांसपेरेंट है, जिसके अंदर से दिखता है। तो भाई यहाँ पे हम लोग बाहर से ही ब्लैक फिल्म लगवा रहे हैं, ताकि जो गाड़ी अगर बाई चांस थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ी हो तो कोई ऐसा इशू ना आए। तो इसको ये भाई सेट कर रहे हैं, और यही सेम चीज़ जो है वो दूसरी साइड है। करने के बाद ये कैसी लगेगी एक बार देख लेते हैं। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, देखो अपना, कि हमने अभी ये चादर ढकी हुई है गाड़ी के अंदर सामान के ऊपर, तो सिर्फ पीछे वाला रह जाएगा, बाकी ये कवर हो जाएगा। और एक और ऑप्शन हम देख रहे थे कि हमें फ़ोन रखने की प्रॉब्लम आ रही है। ऑनलाइन में तो कुछ ऑप्शन हमें मिल रहे थे, यहाँ मार्केट में रुके तो ये एक और ऑप्शन दिखा हमें, बट इसके अंदर फ़ोन नहीं रखे जा सकते, इसके अंदर तो सिर्फ बोटल्स रखी जा सकती हैं। तो आई थिंक हमें दूसरी कोई चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी जिसके अंदर फ़ोन कंफर्टेबली रखे जा सकें। ये मार्केट है यहाँ पे ठीक ठाक सी, पीछे दुकानें थी कार एसेसरीज़ की। ये हो गया भाई ना कैनोपी वाला जो था, ब्लैक करवाना था हमें, ताकि अब रात को जो सामान है उसकी प्रोटेक्शन रहती रहेगी। और ये कुछ परफ्यूम है, 2 परफ्यूम जो है ये ले लिए गाड़ी के लिए, ताकि गाड़ी के अंदर फ्रेगनेंस भी अच्छी बनी रहे। और ये दूसरी साइड से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये दूसरी साइड से भी ऐसा हो गया। पीछे वाला एज इट इज़ है, पीछे वाला तो ना हमने छेड़ा ना छेड़ने की ज़रूरत, ताकि आर पार दिखता रहे, पीछे कौन से व्हीकल आ रहे हैं वो दिखता रहे। और हमारे फ़ोन गाड़ी में हमने सिंपल वैसे ही रखे हुए थे, बट अभी उसमें हमें पॉकेट, साइड पॉकेट मिल गई है। ये साइड पॉकेट जो है ये इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए। और अच्छी बात यह है कि ब्लैक की कलर की मिल गई, तो ये लगवा रहे हैं। इसमें फ़ोन दोनों तरफ खड़े हो जाएंगे, दोनों सीट्स के साथ में लगवा लिया हमने। अभी इसको सिलिकॉन के साथ ये चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ के साथ इन्वर्टर को भी लगवा लेते हैं, ताकि इन्वर्टर की बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो पैरों के पास चला जाता है। तो इन्वर्टर को भी फिक्स करवा रहे हैं, अभी भाई लगा हुआ है, फिक्स कर देगा इसको अभी। इससे ये फ़ायदा रह जाएगा कि ये इधर उधर मूव नहीं होगा। ये इस जगह पे यहाँ पे लगाने की सोच रहे हैं, इससे हमारा लैपटॉप जब वो ईज़िली चार्ज होता रहेगा सीधा इसमें से लगाने के बाद। तो इन्वर्टर का अपना बहुत ही अलग ही फ़ायदा है। तो जो लोग ट्रैवलिंग में लंबा टाइम रहते हैं, लैपटॉप चार्जिंग को लेके प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए इन्वर्टर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक बार इन्वर्टर को दूसरी साइड से दिखाइएगा ना भाई, एक बार इन्वर्टर दिखाते हैं। तो देखिए ये है इन्वर्टर,
और लैपटॉप वगैरह बहुत ईजिली चार्ज हो जाते हैं इसमें, चाहे 2 लैपटॉप एक साथ लगा लें आप। तो ये जो है टेप लगा दिया इन्होंने इसके ऊपर, बट अभी फ़िलहाल इस जगह पे जो है वो डस्ट वगैरह है जिससे सही से इसकी ग्रिपिंग नहीं बनेगी। तो अभी वो क्या चीज़ लेके आ रहे हैं, थिनर लेके आ रहे हैं, जिससे इसको पोर्शन को साफ़ कर देंगे और ये एकदम चिपक जाएगा सही तरीके से। ये ले आया भाई थिनर ना, और ये थिनर से साफ़ कर रहे हैं। रास्ते में लो जी, रास्ते में चलते चलते दोनों काम हो गए। इन्वर्टर की यहाँ पे सेटिंग होगी और फ़ोन जो है हम अपने यहाँ पे रख दिए। देखो ये रखा गया फ़ोन ना, नहीं तो कहीं कहीं रखना पड़ रहा था, कभी थाइज़ में रखना पड़ रहा था, कभी लेग्स के बीच में रखना पड़ रहा था। और इन दोनों ही चीज़ों के उन्होंने ये चिपकाने के, ये वाला इन्वर्टर चिपकाने के और ये दोनों पॉकेट के लिए उन्होंने हमसे 700 रुपये लिए। और जो 2 परफ्यूम लिए उन 2 परफ्यूम के भी 700 रुपये, और जो पीछे फिल्म लगवाई उसके हमने उनको 250 रुपये दिए हैं। अनिल ने मुझे बताया कि उसने भाई चिपकाने के पैसे नहीं लिए, उसने ऐसे ही चिपका दिया। ये इसने ऐसे ही चिपकाया था, इस वजह से भाई ये गिर गया। तो इसको पता नहीं है क्यों नहीं चिपक रहा। प्रॉपर सिलिकॉन की टेप वगैरह देखनी पड़ेगी जिससे चिपकेगा। तो पकड़ के बैठ जाता हूँ मैं, देखता हूँ थोड़ी देर अगर चिपका रह जाता है ऐसे। टोयोटा रह गया सिर्फ 700 मीटर, 2 मिनट का रास्ता दिखा रहा है और अच्छी सी सड़क आ चुकी है। फ़ोन को फोकस करने में बहुत बार काफ़ी सारा टाइम ले लेता है ये। अभी शायद यहाँ जाने के बाद भी पता चले कि कहीं इनका लंच ना हो रखा हो, क्योंकि दोपहर के 1:36 हो चुके हैं। हो सकता है इनका लंच ब्रेक हो रखा हो। रिक्वेस्ट करते हैं इनसे कि भाई हमारे पास टाइम कम है, आप प्लीज़ अगर ये काम हमारा कर सको। और एक बार जर्नल चेकअप के लिए भी इनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि एक बार स्क्रू वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लें कि कोई पेंच वेंच लूज़ ना हो गाड़ी का। DPF तो हमने फुल DPF कह रहा हूँ, DPF ही चल रहा है दिमाग के अंदर चाइना को लेके। एड ब्लू जो है वो तो हम कुरुक्षेत्र से फुल करवा के चले ही थे। और ये मुड़ते ही यहाँ पे आ जाएगा टोयोटा। तो इंटरनेट के अकॉर्डिंग तो हम टोयोटा पहुँच चुके हैं। ये दिखा रहा है कि भाई तुम पहुँच गए। और ये कहाँ पे है? नहीं, इसके अंदर तो जगह ही नहीं गाड़ी जा सके, इसका दूसरी जगह से एंट्री हो सकती है। इधर से तो इन्होंने शायद गाड़ी का वो बना रखा है एग्जिट का। नहीं तो एक बार लगाते हैं कहीं पे और फिर मैं पता करके आता हूँ उतर के कि गाड़ी अंदर कहाँ से जाएगी। तो फिलहाल जो है मैं टोयोटा वाराणसी के शोरूम में आया हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये सर्विस सेंटर नहीं है, ये सेल सेंटर है। बट यहाँ पे एक पर्सन है जो बहुत अच्छे से हमें एडवाइस कर रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको जस्ट एक इस तरीके से इस चीज़ को फॉलो करना है, तो आपको वहाँ पे गाड़ी रीस्टार्ट करने में या DPF रीजनरेशन से रिलेटेड कोई इशू नहीं आने वाला। तो मैं अभी सर से बात करता हूँ और उनसे पूछते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है अगर हम हाई एल्टीट्यूड 4000 मीटर से अबव रहते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है। सर का नाम गौरव है। तो गौरव जी एक बार प्लीज़ बताएंगे कि हाँ किस तरीके से इसका सोल्यूशन हो जब सकता आप 4000 मीटर के ऊपर के हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपको करना क्या है, गाड़ी को कहीं साइड में पार्क करिए ऐसी जगह पे जहाँ किसी को धुएं से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, स्मोक से कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने गाड़ी स्टार्ट रखनी है, अपने पैरों को पीछे कर लेना है, एक्सीलेटर पे नहीं रखना है। और ये वाला जो बटन है आपका मैनुअल रीजनरेशन का, इसको प्रेस कर देना है, ठीक है। इसको प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपकी गाड़ी का RPM अपने आप भागेगा ऊपर की तरफ और पीछे से वाइट कलर का धुआं निकलेगा। जो ये 30 से 40 मिनट का प्रोसेस होता है। 30 से 40 मिनट में जब आपका RPM स्लो डाउन हो जाए, नॉर्मल हो जाए और आपकी गाड़ी से धुआं वाइट कलर का निकलना बंद हो जाए, इसका मतलब है कि मैनुअल रीजनरेशन हो गया है। फिर आप अपनी गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। तो और एक ये ओवरनाइट आप कर सकते हैं। तो एक बार मैनुअल रीजनरेशन करने के बाद गाड़ी कितना समय निकाल सकती है हाई एल्टीट्यूड के अंदर? जब तक आपका DPF फुल दिखाता है तब तक। Again, जब आपका DPF फिर से फुल दिखाने लगेगा तो आप फिर से मैनुअल रीजनरेशन करें। तो मतलब फिर गाड़ी सेम ऐसे ही पार्क करें और उसको मैनुअल रीजनरेशन के ऊपर डाल दें। ठीक है, तो थैंक यू गौरव जी, आपने बहुत अच्छे से एडवाइस कर दिया। इससे बहुत सारे लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो टोयोटा सिर्फ रोड टेस्टिंग करता है लेह लद्दाख की साइड में, बट चाइना का हाई एल्टीट्यूड उससे ज़्यादा और लॉन्ग टाइम अगर उस पर रहना पड़ता है तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो थैंक यू गौरव जी का धन्यवाद करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू गौरव जी। यहीं बाहर हमने लगा दी थी और अंदर अभी मैं जाके बात करके आया। जो बातचीत हुई है मेरी गौरव जी के साथ वो आप लोगों ने भी सुन ली है। तो अभी निकलते हैं। टोयोटा के इस शोरूम में विज़िट करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे इनका सर्विस सेंटर नहीं है। सर्विस सेंटर यहाँ से 14 किलोमीटर दूर था जब हम वहाँ से निकले थे। और ये पहले आप वीडियो में क्लिपिंग में देख चुके हैं कि इन्होंने जो सोल्यूशन बताया है, मुझे लगता नहीं ये सोल्यूशन हमारे लिए वहाँ पे जाने के बाद काम करने वाला है। और दूसरा क्या था कि जो स्पेयर पार्ट हम लोगों को रिक्वायर्ड थे, कि वाइपर ब्लेड हमें रिक्वायर्ड था और फ्रंट ब्रेक पैड हम लोगों को रिक्वायर्ड थे, जो यहाँ मिलने नहीं थे। तो हमने डिसाइड किया कि एक बार जो है सर्विस सेंटर चलते हैं और जहाँ से हमें स्पेयर पार्ट भी मिल जाएंगे और वहाँ पे मैकेनिक से ही बात करेंगे। वो अगर जैसा
कोई कॉल के ऊपर हमें बताया गया था कि अगर वो उस तरीके का कोई सोल्यूशन हमें दे सके तो भाई हमारी चिंता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ इस रास्ते में वही एक आध जगह ऐसी है कि जहाँ पे वो प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज़ तो सभी रास्ता जो वो कंफर्टेबली फिर आगे कट जाएगा। तो वहाँ जाके बात करते हैं इनसे, देखते हैं कि वो क्या सोल्यूशन बताते हैं। गूगल हमें देखो कितना कंफ्यूज कर रहा है कि हम लोगों को अभी 4.7 किलोमीटर दिखा रहा है, 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, और टोयोटा का लोकेशन हमने डाला और ये हम टोयोटा पहुँच चुके हैं। ये पता नहीं भाई ना गूगल कब अपडेट होगा। जो मीम्स बनते हैं गूगल के ऊपर वो सही बनते हैं, कोई गलत मीम्स नहीं बनते गूगल के ऊपर। पहाड़ के ऊपर भी दिखा देता है कि थोड़ा सा राइट जाओ, थोड़ा सा लेफ़्ट जाओ, और फिर सीधा पहाड़ से नीचे कूद जाओ। तो फाइनली पहुंच गए हम राजेंद्रा टोयोटा में। ये इनका सर्विस सेंटर है। रिक्वेस्ट करते हैं जाके कि ये अगर हमें कुछ सोल्यूशन दे सके। अंदर तो मेरे को लगता नहीं इनके पास गाड़ी खड़ी करने की जगह होगी, फिर भी थोड़ा आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं इनसे, पूछते हैं ये अगर हमें सोल्यूशन दे सके। भैया बड़ी अच्छी वाली स्माइल दे रहे हैं, टोयोटा से ही है शायद ये मैकेनिक साहब है, इनसे पूछ लेते हैं भाई से। तो भाई टोयोटा में अंदर एंटर कर चुके हम राजेंद्र सर्विस सेंटर में, राजेंद्र टोयोटा सर्विस सेंटर में, और एक बार किसी मैकेनिक से बात करके इसका सोल्यूशन जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। होप सो सोल्यूशन कोई मिल जाए, हमें कोई मदद कर दे, हमारी इस चीज़ को समझ जाए, और बाकी जो स्पेयर पार्ट रिक्वायर्ड है वो भी ले लेंगे यहाँ से। फिलहाल भाई मैं हूँ टोयोटा के सर्विस सेंटर में, और बहुत बड़ा सर्विस सेंटर है ये, और रिक्वेस्ट करके एंट्री मिली यहाँ पे। इनके पास स्पेस भी नहीं है गाड़ी खड़ी करने का, और बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी इनके पास खड़ी हैं। तो जो पर्सन हमें मिला था, हमने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई है, रिक्वेस्ट किया है उनसे कि भाई हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। इन्होंने कहा कि नहीं, आपको अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा, और कल या परसों में ही आपको अपॉइंटमेंट मिल पाएगी। तो ये सर्विस सेंटर काफ़ी बड़ा है। हमारी गाड़ी जो हमने बाहर लगा रखी है, और रिक्वेस्ट किया है इनसे कि अगर ये हमें कुछ सोल्यूशन दे पाएँ तो, क्योंकि ये रीजनरेशन वाला अगर कोई एक अच्छा फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा ना तो हमारी सिरदर्दी ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है, बहुत सारे लोग गाड़ी को निहार रहे हैं, तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी की हुई है हमने, और ये यहाँ से सर्विस सेंटर है इनका। तो पर्सन आता है जो भी इनका टेक्निकल पर्सन होगा, उससे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या सोल्यूशन हमें बताते हैं वो लेके जानी है। और सिर्फ चाइना के अंदर हमें प्रॉब्लम आने वाली है हाई एल्टीट्यूड की, ठीक है, जहाँ पे हम 4000 मीटर से अबाव रहेंगे लगातार 4 रातें कम से कम। तो जो हाइलेक्स अगेन वही है कि जो टेस्टेड होती है वो लेह लद्दाख की तरफ टेस्टेड होती है, जहाँ पे वो DPF रीजनरेशन वाला कोई इशू नहीं आता, हो जाता है वो ऑटोमेटिकली, प्रॉब्लम नहीं होती। बट वहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी पहले टोयोटा की गाड़ी गई थी, रेंज रोवर शायद गई थी, तो वहाँ पे उनको इशू आया था, वहाँ प्रॉब्लम आई थी उनको। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि हम आपके पास आके एक बार उसका जो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ होता है, प्रोग्रामिंग होती है, जिससे वो ये प्रॉब्लम हाई एल्टीट्यूड में वहाँ जाने के बाद नहीं आएगी। तो हम उसी रिक्वेस्ट के पर्पज़ से यहाँ पे आए, क्योंकि हमें निकल जाना है, कल नेपाल पहुँचना है हमें ना। तो अगर हो सकता है ऐसा कुछ सोल्यूशन है तो प्लीज़ हमें कर देंगे तो हम बहुत थैंकफुल होंगे आपके। हम लोग बेसिकली ये करते हैं ना, गाड़ी में जैसे कोई लाइट आ रही है, हाँ हाँ, कोई DTC आ रही है, तो लैपटॉप लगा के चेक करते हैं, अगर ये फुल होता है हाँ हाँ, वो चीज़ क्लीन करते हैं। अभी हम लैपटॉप लगाएंगे, स्कैन करेंगे, हाँ हाँ, तो गाड़ी में ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी वो चीज़। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, टेक्निकल क्या सोल्यूशन हो सकता है फिर इसका? मैनुअली रीजनरेशन का ऑप्शन आता है। वो कब आएगा, क्योंकि अभी तो हम उसे मैनुअल रीजनरेशन कर नहीं पा रहे हैं। कैंडल के ग्राफ बन के आते हैं गाड़ी में। हाँ वो आते हैं 1 2 3, हाँ ब्लॉक्स आते हैं। 5 के ऊपर नहीं आने चाहिए, 5 के ऊपर, अगर 5 तक है ना तो वो लॉन्ग प्रेस करके नीचे एक बटन दिखी हुई है, ठीक है, रीजनरेशन करने के लिए, वो ठीक लॉन्ग है। प्रेस किए 2 सेकंड 3 सेकंड तक, अगर मैनुअली रीजनरेशन अवेलेबल है तो वो चीज़ क्लीन हो जाएगा, और नहीं उस टाइम पे रहेगा तो लिखेगा मैनुअल रीजनरेशन अनअवेलेबल। ठीक है। तो मैनुअल रीजनरेशन अगर हमें करना होगा तो क्या प्रिकॉशंस क्या रखने पड़ेंगे हमें? गाड़ी खड़ी रखी है नॉर्मल, ठीक है, कर लिए गाड़ी, हाँ हाँ, 5 सेकंड 10 सेकंड किनारे कर लिए, ठीक है। फ्लेमेबल आइटम जो होता है उनको दूर रखिए, मतलब वो आसपास ना रहने। ठीक है। तो गाड़ी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आसपास का? हाँ एग्जॉस्ट से निकलेगा तुम्हारा ना, ठीक है, एग्जॉस्ट से हीट निकलती है, ठीक है, ये दिक्कत होती है। तो उसमें फिर लॉन्ग प्रेस किए रहिए वो वाली बटन, ठीक है, लॉन्ग प्रेस किए रहेंगे वो चीज़ अपने आप वो हो जाएगा। तो लगातार लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, वो लॉन्ग प्रेस? 10 सेकंड तक, ठीक है, 10 सेकंड अगर मैक्सिमम। उसमें अवेलेबल हो गया तो वो हो जाएगा? हाँ वो हो जाएगा, नहीं तो लिख के आ जाएगा मैनुअल रीजनरेशन अनअवेलेबल, ठीक है, ये लिख के आ जाएगा। ठीक है जी, तो ठीक है। और कुछ पूछना है हमें इनसे? ये भी वही सेम सोल्यूशन बता रहे हैं भाई। ठीक है, एक बार हो सके तो मिलवा दो यार, कोई टेक्निकल ऐसा कुछ हो जाए। क्योंकि अगले साल क्या है कि हाइलेक्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप हमें लेके जाना है सेम रूट से, जिसमें कम से कम भी 50 हाइलेक्स जाएंगे। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोगों से टोयोटा से अगर सपोर्ट मिल जाएगी तो हमारा ये प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाएगा। ये टोयोटा के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट सिर्फ
टोयोटा शोरूम से ही मिल सकते हैं, मतलब कि जो इसका सर्विस सेंटर है वहीं से मिल सकते हैं। और हमने तो पहली बार, मतलब कि वही बात है ना कि हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को आइडिया नहीं होता कि वाइपर का एक ब्लेड एक छोटा और एक बड़ा होता है। हमें लगा कहीं अलग अलग गाड़ियों के ना पकड़ा दियो, भाई एक बार चेक कर लो। कह रहे नहीं भैया, छोटा और बड़ा होता है। और ये ब्रेक पैड है हमारे। तो अब काफ़ी चिंता कम होगी, रास्ते में कोई भी इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों पार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे अगर रेनी सीज़न रहता है वैसे भी। और ब्रेक पैड कहीं आउट ऑफ इंडिया मिलेंगे नहीं, हमसे भूल हुई थी जो हमें वहाँ से नहीं लिए। अभी इनका कितना बिल बनता है देखते हैं, एक बार बिल बनवाते हैं इनसे। राजेंद्र टोयोटा से हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने हमारी फुलफ़िल कर दी, और उन्होंने उस पर, हमने वो पार्ट लगवाए नहीं हैं इनसे, असेंबल नहीं करवाए हैं, बावजूद उसके हमें उनका लेबर चार्ज 1000 रुपीज़ के आसपास देना पड़ा। तो टोटल बिल हमारा यहाँ जो बैठा है वो बैठा 14,071 रुपये का, ये हमारा बिल है। 14,071 रुपये का बिल बैठा हमारा यहाँ पे। तो निकलते हैं बाबा की नगरी में, फिर दोबारा से घुस जाते हैं, जाके बाबा जी के दर्शन करते हैं। जा रहे हैं हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और वहाँ पर बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर में जाएंगे। बट इस रूट पे निकले हुए हमें काफ़ी देर हो गया, इस रूट पे जाम लगा हुआ है। गूगल मैप तो बिल्कुल साफ़ दिखा रहा है, बट जाम लगा हुआ है। जाम के बहुत बुरे हाल है, 10, 15, 20 मिनट ऑलरेडी हमें हो चुके। ये देखो जाम की कंडीशन क्या है हम बिल्कुल पास में ही कहीं पे, और ये देखो ये ब्लू दिखा रहा है, और ये काफ़ी देर से 15 मिनट तो हमें हो चुके हैं मेरे ख्याल से, बट ये ब्लू दिखा रहा है, और ब्लू में ये है देखो। वहाँ से आने के बाद फिर हम सीधा कोशिश करेंगे कि अपने होटल में जाके गाड़ी पार्क कर दें, और फिर किसी न किसी घाट के ऊपर जो है जाके आरती को अटेंड करेंगे। पुलिस वाला भी खड़ा है आगे मैनेज करवाने के लिए, बट पता नहीं कि कैसा मैनेज नहीं हो पा रहा, क्राउड ज़्यादा है। आई थिंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बाउंड्री के अंदर, और यहाँ पे अंदर भी जाम लगा हुआ है। जस्ट ए सेकेंड, लो भाई लो भाई लो भाई लो भाई। और हमने कर ली एंट्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। फ़िलहाल हम लोग जो आए हुए हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर में आए हुए हैं, और ये साइन बोर्ड है जहाँ पे इसका पूरा डिटेल डाला गया है, क्या लेके जा सकते हैं क्या नहीं लेके जा सकते। और ये मंदिर अंदर, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है मंदिर, और बहुत मान्यता है इसकी। मंदिर में चलते हैं, मंदिर में दर्शन करके आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए हैं, और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ठीक ठाक आते हैं। हम फिलहाल मंदिर परिसर के अंदर ही हैं, और बहुत तेज़ बरसात हो चुकी है यहाँ पे। तो फ़िलहाल हम लोग अभी यहीं रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक बरसात थोड़ी सी कम नहीं हो जाती, और उसके बाद फिर आगे की जगह पे चलेंगे जहाँ हमें जाना है। बहुत सुंदर व्यू है इस मंदिर का, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। वेदर ने तो और सोने पे सुहागे वाली बात कर दी है। जब हम मंदिर में आए थे तो तब भी आपने व्यू देखा था, और अब हम मंदिर से जा रहे हैं तो देखो आप, मंदिर परिसर में बच्चे जो है वो कबड्डी खेल रहे हैं। धमाकेदार रेन होती है, बहुत बढ़िया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर ही हैं हम, और हमें मंदिर से निकले हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है, और यहाँ पे जाम की स्थिति हो चुकी है। आप देखो कितना पानी पानी हो रखा है यहाँ। ये साइड में 2 व्हीलर खड़े हैं, इनके टायर भी आप देखोगे आधे आधे टायर इनके डूब चुके हैं, और पूरा जाम की कंडीशन हो रखी है। हमें होटल तक का रास्ता वैसे तो 10 मिनट का पड़ना चाहिए था, बट अभी जो है 45 मिनट का शो कर रहा है हमें।
देखो भाई गाड़ी में रिक्शा में बैठे भाई स्माइल दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। The next day. लोगों ने अपने होटल से अभी चेकआउट कर लिया है और अभी हम जाएंगे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। रात को हम लोग इसलिए नहीं जा सके क्योंकि जो रास्ता हमें लगभग 15 मिनट का दिखा रहा था, बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, रोड ब्लॉक इतने ज़्यादा थे, जिसकी वजह से हमें अपने होटल तक आने में सीधा सा लगभग 2.5 घंटे का समय लगा। 10 बजे के बाद हम अपने होटल में पहुंच पाए। हम लोग मंदिर नहीं गए, हमने सिर्फ रेस्ट किया और फिलहाल चेकआउट करने के बाद हम अपना सामान जो है वो गाड़ी में रख रहे हैं। अनिल अभी सामान जो है वो गाड़ी में रख रहा है, अनिल गाड़ी में सामान लगा रहा है और गाड़ी को हम यहीं पार्क करके जाएंगे गाड़ी, क्योंकि हमने कल ले जाके देख लिया कि ट्रैफिक की वजह से कितनी बैंड बजती है। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके हम मंदिर की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो है वो पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। तो ये मेन रास्ता है, यहाँ से कोई भी रिक्शा या ऑटो बिजली वाला लेके हम जो है मंदिर के लिए जाएंगे और फिर वापस उसी कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके वापस आ जाएंगे। और हम 2-3 जगह को कवर करने का सोच रहे हैं। 80 घाट पे हम जाएंगे और मणिकर्णिका घाट, और अगर हो सका तो हम फिर जो है राजा हरिश्चंद्र घाट भी जाके आएंगे अगर पॉसिबिलिटी हुई तो। अपने साथ में जो है वो अम्ब्रेला हम रखेंगे क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा बारिश थी और अभी भी जो है वो बरसात का वेदर हो रखा है, कहीं दिक्कत ना आए, तो इसलिए हम अपने साथ में अम्ब्रेला रख लेंगे। तो हम लोग बैठ चुके हैं, हमने रिक्शा ली है, ऑटो रिक्शा नहीं लिया हमने। और ये क्योंकि रिक्शा वाले क्या करते हैं कि गलियों में से निकाल के मंदिर के बिल्कुल पास वाली जगह पे ले जाके छोड़ देते हैं और इनसे बात करते हैं, बाबा क्या नाम उसका, हमें वहाँ पे छोड़ना कि जहाँ पे वो पर्ची कटती है ना VIP वाली, वो बता देना, समझ गए ना? अच्छा वहीं पे कट जाएंगे, ठीक है। और हम लोग वैसे ही VIP दर्शन वगैरह को मतलब कि फेवर नहीं कर रहे हैं ऐसा, बट हमारे पास समय का अभाव है जिसकी वजह से हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग उस वे को चूज़ करेंगे क्योंकि ताकि हमारा समय बच सके। मेरे पीछे आपको जो है वो काशी विश्वनाथ का ऑफिशियल जो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है VIP दर्शन के लिए, मतलब VIP नहीं बोलेंगे हम उसे, सुगम दर्शन हम बोल सकते हैं कि सुगम दर्शन के लिए, और 300 रुपये पर पर्सन की टिकट है यहाँ पर। हमारे पास समय का अभाव था इसलिए हमने इसको फैसिलिटी को चूज़ किया। और 300 रुपये पर पर्सन में पर पर्सन एक डिब्बी जो है वो प्रसाद की भी मिलती है। तो जिन लोगों के पास समय का अभाव है वो यहाँ से भी अपना टिकट कटवा के यहाँ से जा सकते हैं ताकि आपको आगे जाके समय आपका जो है वो बच जाए। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ महाराज के दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं, बाहर मंदिर परिसर के अंदर ही हम लोग बैठे हैं। ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं बिना माइक के कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और हमने सहज दर्शन का ऑप्शन को चूज़ किया था जिससे हमें समय बच गया हमारा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बहुत मतलब यहाँ भी बाहर हम मंदिर परिसर में बैठे ना, बहुत पॉजिटिव हो रहा है यहाँ का। बाबा के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जो जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट के लिए जा रहे हैं, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल साथ में ही पड़ता है। बट आपको जो है इस तरीके की भीड़ी गलियों से जाना पड़ता है। ये छोटा ये पुराना वाराणसी, जहाँ पे लोग भी उतने ही चलते हैं, उतने ही 2 व्हीलर इस तरीके के व्हीकल चलते हैं। तो ये भीड़ी सी गलियाँ जो हैं मणिकर्णिका घाट के लिए ले जाएंगी। और मणिकर्णिका घाट वो जगह है जहाँ पे आपको जाने के बाद अपने जो आपका यूँ कहें कि जो वहम रहता है कि हम परमानेंट हैं, वो वाला वहम दूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ आप शायद से 1 मिनट भी नहीं होता, एक और दूसरा जो है शरीर जो है वो जलने के लिए आ जाता है वहाँ पर। तो चलते हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। पुराने बनारस की फीलिंग लेनी है तो आपको इस तरीके की भीड़ी गलियों में ही आएगी, जहाँ पे छोटी सी दुकानें जो कि ऐसी लगती हैं कि जैसे शुरू होने से पहले ही जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये सब छोटी दुकानें हैं यहाँ पर, ये देखिएगा। और मणिकर्णिका घाट आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो लोग अपना शरीर छोड़ देते हैं उनके शरीर को जो आखिरी आहुति दी जाती है वो मणिकर्णिका घाट पे दी जाती है। वहीं पे आखिरी गंगा स्नान हो जाता है उनका, वहीं पे अस्थि प्रवाह हो जाता है, वहीं पे संस्कार हो जाता है। मैं खड़ा हूँ फ़िलहाल मणिकर्णिका घाट के ऊपर और यहाँ से माँ गंगा का विहंगम दृश्य जो है वो नज़र आता है।
यहाँ से हम लोग जो है वो वोट लेके आगे घाटों की यात्रा जो है वो कर सकते हैं। और ये जो है नीचे की तरफ यहाँ पे जो है वो अंतिम हवन का सामान जो है यहाँ पर इस घाट के ऊपर चारों तरफ अंतिम हवन का सामान मिल जाता है। और आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस अंतिम हवन की मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि मणिकर्णिका घाट जो है ये अंतिम हवन के लिए ही प्रसिद्ध है। और ऐसा माना जाता है यहाँ पर जिन शरीरों का संस्कार किया जाता है उन शरीरों के अंदर से जब संस्कार किया जा रहा होता है उसमें से किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आती। ये बाबा विश्वनाथ की ही कृपा है जो सदियों सदी से यहाँ पर चली आ रही है। और आसपास के एरिया के सभी लोग जो है वो अपने परिचित लोगों को अंतिम यात्रा अंतिम विदाई के लिए इसी घाट के ऊपर लेके आते हैं या फिर हरिश्चंद्र घाट के ऊपर लेके जाते हैं। जब शरीर पूरी तरीके से अग्नि में विलीन हो जाता है तो उसके बाद जो है उसकी राख को यहाँ पर गंगा जी में इस घाट के ऊपर डाल दिया जाता है। और ये लोग जो यहाँ पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं ये लोग यहाँ से ही जो चीज़ें उन्हें मिलने की उम्मीद होती है जिसके ऊपर उनकी रोज़ी रोटी चलती है ये पानी के अंदर से राख निकालते हैं और राख के अंदर से उन चीज़ों को ढूंढते हैं फिर ताकि इनकी आजीविका जो है चल सके। दर्शन करके आगे हम लोग ना बाबा के। और अभी गाड़ी क्योंकि कल से यहाँ खड़ी थी, गाड़ी हो रखी है गंदी पूरी आगे से, गाड़ी को साफ़ करते हैं और साफ़ करके फिर निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। शहर में पूरा जो है कंडीशन जाम की कंडीशन हो रखी है। एक बार यहाँ से निकल लें फिर आगे नेविगेटर की हेल्प लेंगे कि एग्जैक्टली कितना टाइम हमें अगली जगह तक पहुँचने में लगेगा। और फ़िलहाल सिर्फ शीशा ही साफ़ करेंगे, पूरी गाड़ी तो साफ़ हो नहीं पाएगी, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन से गाड़ी यहीं पर है। नहीं 2 दिन नहीं, कल तो हम इसको लेके ही गए थे, बट बरसात में ऐसा धूल मिट्टी तो सारा चल ही रहा है। सिर्फ अभी तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ही साफ़ कर लेते हैं। ठीक टाइम से हम लोग फ्री हो गए। हमें आइडिया था कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है यहाँ पर। पीछे वाला शीशा भी एक बार साफ़ कर देता हूँ, इससे विजिबिलिटी ठीक रहेगी। चलो भाई बैठते हैं गाड़ी में। वाराणसी से निकले हुए भाई हमें अभी लगभग 2 घंटे के आसपास हो चुके हैं। तो हम अभी गाड़ी में ही बैठे हैं और अभी एक ये चॉकलेट कह सकते हैं आप, एक हेल्दी स्नैक्स है जो हमने ईशा फाउंडेशन से मंगवाया था। बहुत अच्छा हमें लगा, टेस्ट में अच्छा है। इसको खा के ऐसा लगता है कि गच्चक वाली फीलिंग भी आ जाती है, चॉकलेट वाली फीलिंग भी आ जाती है। तो ये स्नैक्स के तौर पे हमने अभी ले लिया। और अभी जो हमने आपको स्टैंड दिखाया था बोतल के लिए अपनी, जो आपने फ्लास्क जिसमें हमें पानी गर्म करना है, तो ये स्टैंड में अब हम लगा रहे हैं इसको और पानी गर्म करते हैं, क्योंकि हमें जो है फ्रेश इंटेक करना है। हमें एक अपना ग्रीन टी है वो इंटेक करनी है। और इसके लिए ये डायरेक्टली बैटरी से आउटपुट जो निकलवाया था हमने, इसको गाड़ी वाला कोई भी कनेक्शन हमने नहीं प्रोवाइड किया, सीधा बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। और इसकी वायर को यहाँ लगाने के बाद, और ये शायद अगर हम इसे गाड़ी के इनसाइड वाले पॉइंट से यूज़ करते, जो भी इसका आउटपुट रहता है वहाँ से अगर हम इसको यूज़ करते तो शायद ज़्यादा टाइम लेता, बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि कम टाइम लेगा। तो इसमें पानी डाल लेते हैं। लगभग इसमें 300 ml के आसपास पानी आ जाता है। यस, अनिल अभी पानी डाल रहा है इसमें। पानी डाल के फिर हम इसको पीछे जो स्टैंड होता है हैंड रेस्ट का बीच वाला जो है, वहाँ पे हम इसको खड़ा कर देंगे। होप सो ये वहाँ पे स्टेबल रहे, क्योंकि गाड़ी में कई बार क्या होता है कि बीच में कभी कोई भी पर्सन आ जाता है या कोई जानवर आ जाता है, तो ये स्टेबल रहे। पहले मैं इसको स्टैंड पे लगाता हूँ और इसको सेट भी इसी तरीके से करना पड़ेगा कि थोड़ा सा
कि इससे वायर जो है वो बाहर आ जाए। ऐसे करके मैं इसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। और ये पहला हमारा एक्सपीरियंस हो गया ऐसा कि कितना समय ये लेगा। और इसको पीछे खड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, और ये होप सो स्टेबल रह जाए। हिलता हुआ दिख रहा है ये, बाकी रब जाने की क्या बनेगी इसके साथ। और ये मैंने वायर लगा दी इसकी। वायर लगाने के बाद इसका ऑन ऑफ का बटन इसके नीचे दब गया क्या, तो ऑन ऑफ का बटन भी जो है ये दबा देते हैं। ये ऑन हो गया। और कोई लाइट का इंडिकेशन, अनिल आपको आइडिया है क्या इसमें कुछ लाइट का इंडिकेशन? मुझे तो इसमें कुछ लाइट का इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहा। इसमें तो लाइट नहीं आ रही है ना, इसमें आ गई। हाँ अब आ गई। देखो ये मेरे से सही से नहीं लगा था। अब ये ब्लू लाइट अभी शायद रोशनी में सही ना दिख रही हो, बट ये पास में बैठने से दिख रही है। तो इसमें ब्लू लाइट आ चुकी है। और इसको फिर मैं वहीं पे सेट कर देता हूँ। और ये रख दिया मैंने। इसके साथ में हमें कुछ लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये हिलता रहेगा। तो देखते हैं कि हाँ पानी कितनी देर में गर्म होता है। तो पहली बार हम इसके अंदर कोई अपनी ग्रीन टी टाइप बना रहे हैं, और ये पानी इसमें गर्म होता रहेगा। हम लोग निकलते हैं अभी यहाँ से। तो भाई हमने ले लिया गोरखपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, और अब हम जा रहे हैं गोरखपुर, और वहाँ से जाएंगे आगे नेपाल बॉर्डर के लिए। और मुझे एक्सपीरियंस नहीं, पहली बार हम लोग नहीं, हाँ मैं तो पहली बार ही गोरखपुर जा रहा हूँ भाई। मैं तो कभी गया भी नहीं गाड़ी से, पहली बार जाऊँगा। एंट्री तो बहुत अच्छी बना रखी है, सड़क तो चकाचक है। बाकी हाईवे कैसा है ये हाईवे पे चढ़ने के बाद पता चलेगा, क्योंकि किलोमीटर ये शायद सनौली वाले क्राउड के हिसाब से मुझे अभी दिखा रहा है कि सिर्फ 163 किलोमीटर के 3 घंटे 16 मिनट। तो ये आ गया हाईवे, और आएगा आगे टोल के लगे हुए हैं बोर्ड। एक साथ टोल कटेगा, कैसे कटेगा पता नहीं। वेदर देखो कितना मस्त हो रखा है, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो के अंदर। कभी हल्की सी धूप निकल आती है, कभी बरसात हो जाती है, और कभी बहुत तेज़ बरसात हो जाती है। ये आ गया गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो भाई लो हमने गाड़ी साइड में लगा दी है, और इमरजेंसी पार्किंग की जगह थी ये, क्योंकि हाईवे के ऊपर अभी इतना क्राउड नहीं है। तो हम रुक गए यहाँ पे। और ये केटल लगभग इसको गर्म होने में 25 मिनट लगे, और अभी ये बाहर से भी गर्म हो चुकी है। फ़िलहाल मैं अपना टी जो है वो ए फ्रेश टी रेडी कर लेता हूँ। हाईवे बहुत अच्छा है, जितना भी अभी तक हम चले हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है। ये मैंने अपनी ग्रीन टी ये डाल दी इसके अंदर, और अब मैं इसको खोलता हूँ। बढ़िया वाला गर्म हो रखा है पानी। दो कप आराम से तैयार हो जाते हैं इसमें। तो एक कप मेरे लिए, और बचा हुआ पानी अनिल जो है अपने लिए अपनी टी रेडी कर लेगा। आराम से टी पीते हैं। हाइलेक्स को इंडिया में डीजल नसीब नहीं होगा। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब सनौली बॉर्डर हम लोग पहुंचने वाले हैं, और गाड़ी में सिर्फ बहुत थोड़ा सा तेल बचा है, जो कि 40 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल पाएगी। तो अब हमें रास्ते में पेट्रोल पंप समझ में आया। हम लोग यहीं पे अपनी गाड़ी को जो है एक बार टैंक को फुल करवाएंगे। ये तीसरा टैंक होगा जो हम अपनी गाड़ी के अंदर अपने घर से जब हम निकले थे, और नेपाल जब हम एंटर करेंगे, तो ये तीसरा टैंक होगा जो हम अपनी गाड़ी का फुल करवाएंगे। रात के बज चुके हैं लगभग 7:15 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। और अनिल जो है गाड़ी में कुछ एडिटिंग उसे करनी थी। भैया को बोल दिया मैंने कि हाँ भैया मीटर 0 कर दो और टैंक को जो है वो फुल कर दो। भैया ने कहा कि हाँ 0 देखो, और मैं आपकी गाड़ी में टैंक जो है वो फुल कर देता हूँ। तो अब मतलब हाइलेक्स को जो इंडिया का तेल है भाई, वो नसीब नहीं होगा अगले 5-6 महीने तक। तो फ्यूल भरवाते हैं, फिर आगे के लिए निकलते हैं। देखते हैं कितना फ्यूल जो है गाड़ी में आएगा। अभी 69.36 लीटर हमारी गाड़ी में फ्यूल आया। टैंक जो है वो फुल हो चुका है, और बिल बना है हमारा
लगभग 6100 रुपीज़ 12 रुपीज़ का। तो इंडिया को बाय बाय बोलते हैं। अभी तो खैर फिलहाल हम लोग जो है इंडिया में ही रहेंगे, बट इंडिया का आखिरी टोल जो है वो पे करके हम लोग यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। ये इंडिया का आखिरी टोल है नेपाल की तरफ बढ़ते हुए, और ये हमने टोल पे कर दिया। इंडिया के टोल अब मतलब कि हमें जो इस फास्ट ट्रैग की ज़रूरत पड़ेगी, ये विजिबल नहीं अंधेरे की वजह से, लगभग पड़ेगी 3 महीने के बाद। 3 भी तो ज़्यादा लग जाएंगे, 5 महीने भी लग जाएं। जब गाड़ी शिप होती है उसमें भी 1 डेढ़ 2 महीना लग जाता है। तो अब इस फास्ट टैग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये इंडिया का आखिरी टोल था नेपाल की तरफ बढ़ते समय। फाइनली पहुंच गए हम लोग नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर, और हम लोगों ने अपने होटल में चेक इन कर लिया। होटल वाला रेट बहुत हाई मांग रहा था भाई, 2800 रुपये मांगे थे उसने इस होटल के। रूम दिखाऊंगा तो मैं आपको कहेंगे कि नहीं भैया 2800 तो ज़्यादा मांगे। 2500 रुपये में सेटिंग कर लिया नील ने। 300 रुपये बच गए, 300 रुपये स्टाफ वाले को दे दिए, उसको गाड़ी धोने पे लगा दिया। अभी वो बाहर गाड़ी धो रहा है, ताकि नेपाल में जब अपनी गाड़ी एंटर हो तो चमकती हुई दुल्हन की तरह नज़र आए हमारी गाड़ी। और आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया, और वाराणसी से हमें यहाँ सनौली बॉर्डर तक पहुँचने में लगभग 6 घंटे का टाइम लगा। सड़कें ओवरऑल अच्छी थी। सनौली बॉर्डर के नियर बाय एरिया में कुछ पैचेज ऐसे थे जहाँ पे सड़क जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जहाँ पे फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, तो उसकी वजह से एरर थे। अदरवाइज़ तो सड़क वगैरह बहुत अच्छी थी। और भाई सबसे ज़बरदस्त न्यूज़ तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडिया से लंदन रोड ट्रिप के अंदर कंट्री नंबर 1 में कल एंटर कर जाएंगे। इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, कारनेट से रिलेटेड एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, कस्टम का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, सब जानने के लिए बने रहिएगा। अगली वीडियो में देखते हैं सारी चीज़ें।